हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। दोस्तों, आज का ये सेशन आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धारा तथा अनुगमन वेग में जो संबंध है ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और किसी भी ईयर का आप पेपर उठा के देख लीजिए, या अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और या अगर आपके आसपास कहीं अगर आपको अनसॉल्व पेपर मिले तो आप कोई सा भी पेपर उठा के बेटा देख लेना, ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा हुआ मिलेगा। तो आज का ये सेशन भैया आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं सभी लोग इसे शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे पूरा एक आपका 5 नंबर का एकदम क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से कंफर्म होने वाला है। तो भैया इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। सेशन को शुरू करने से पहले बेटा एक बार आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि वॉइस और स्क्रीन क्लियर है। तो वीडियो को लाइक और सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव जुड़ सके, ठीक है। चलिए एक बार बेटा जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। सेशन को शुरू करने से पहले यहां पर देखिए, आप सभी लोगों को जानकर भैया बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हर साल की तरह इस बार भी, यानी हर साल की तरह इस बार भी शुभम क्लासेस से पढ़कर बच्चों ने पूरे उत्तर प्रदेश में तहलका मचाया है। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, शुभम क्लासेस से पढ़कर शुभम वर्मा ने पूरे उत्तर प्रदेश में रैंक 1 हासिल किया, ठीक है। यानी कि 500 में 489 अंक जो है इस बच्चे ने स्कोर किया है। और वहीं इस बच्चे के साथ साथ और भी ऐसे स्टूडेंट हैं शुभम क्लासेस के, यहां पर आप देख सकते हैं अनुज कुमार मिश्रा, ठीक है, जो वाराणसी के हैं, 484 अंक स्कोर किए हैं। और ये, ठीक है, आ रही बात समझ में। और इसके साथ साथ यहां आप देख सकते हैं रैंक 1 अभिनव भान, ये कासगंज से है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 पोजीशन पर हैं। और वहीं पे यहां पे देख रहे हैं सोनाली वर्मा, ठीक है, महोबा से हैं, ठीक है, ये भी अपने डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पोजीशन हासिल की हैं 483 अंक के साथ। और 482 अंक के साथ श्रेयांश कुमार जो है मेरठ से, ये भी जबरदस्त अंक स्कोर किए, ठीक है। तो सभी बच्चे, और पता है इन सभी बच्चों में एक खास बात क्या कॉमन है, और आप सभी लोगों के लिए इन बच्चों का एक ही संदेश है कि बेटा आप सभी लोग शुरू से मेहनत करें, ठीक है, स्टार्टिंग से चीजों को पढ़ें। ये नहीं कि जुलाई आ जाए, स्कूल खुल जाए या क्वेश्चन बैंक आ जाए तब हम पढ़ें, तब बेटा काफी ज्यादा देर हो चुकी होगी, ठीक है। तो इसीलिए अभी से आप सभी लोग लग जाइए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए, जिससे इन बच्चों की तरह आप भी एकदम जबरदस्त अंक स्कोर करिए। और जैसे इनके पेरेंट्स एकदम गर्व से जो है इनका सर ऊंचा हुआ है, उसी तरीके से आप सभी भी अपने पेरेंट्स का गर्व से सर ऊंचा करिए, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए भाई, ये शुभम क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप इस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि ये बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए फ्री है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट या अपडेट, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। और ये व्हाट्सएप चैनल है, ठीक, तो इस पे जुड़ जाइए। और शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से बेटा जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है, आप लोग टॉप 100 बैच से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसकी प्राइस अभी मात्र 1799 रुपए है, यानी कि 200 रुपए की भारी छूट आपको मिल रही है, 200 रुपए का भी डिस्काउंट है। तो इस मौके का फायदा उठाइए और बैच से आप सभी लोग जुड़ जाइए। देखिए बैच के अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिल रही हैं, जैसे कि लाइव क्लास है, टॉपर्स नोट्स है, स्मार्ट क्लास नोट्स है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 1 शॉट रिवीजन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है, और उसके साथ साथ डाउट क्लास, यानी कि एक्स्ट्रा अलग से आपको डाउट क्लास मिलेगी। उसके साथ साथ स्पेशल ट्रिक, जैसे बोर्ड एग्जाम में कोई टॉपिक नहीं समझ में आता या कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रखी है, कैसे उस चीज को हम बनाकर लिख सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर, यानी A to Z पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, मात्र 1799 रुपए। तो जो भी बच्चे अभी तक बैच से नहीं जुड़े या जुड़ना चाहते हैं, इस दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। बाकी कैसे जुड़ना है, खुद कैसे जुड़ सकते हो, वो चीजें अभी मैं डिटेल में लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो आज का भैया एकदम जबरदस्त हेडिंग लगाइए कि धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, और इसे अभी से ही बेटा स्टार पॉइंट बना लीजिए, ठीक है। अभी से आप सभी लोग स्टार पॉइंट इसको बना लीजिए, कम से कम 5 स्टार बना लो, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये डेफिनेटली 7 सेट में से किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, बस अगर आप ध्यान से बेटा समझेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। एक बार सेशन को लाइक शेयर करते चलिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास यल लंबाई का ये कोई चालक तार है, ठीक है। चलिए हम चालक तार बना लेते हैं सबसे पहले। जैसे मान लीजिए
ये कोई हमारा यल लंबाई का चालक तार है, ठीक। जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा कोई यल लंबाई का चालक तार है, ठीक है, जिसके अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, ए है। इस चालक तार की लंबाई कितनी बेटा, ए है, ठीक। इसकी लंबाई कितनी है, एल है, और इसके अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है यानी इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, ए। इस चालक को नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये चालक हमारा क्या है, पी क्यू। ये कैसा चालक है, पी क्यू, ओके, जिसकी लंबाई एल है और इसके अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है। जब इसके सिरों के बीच में हम क्या लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं। विभवांतर लगाने का मतलब होता है बैटरी लगाते हैं, ठीक है। जब इसके सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो होता क्या है, कल हमने आपको समझाया था ना क्या होता है, कि इस चालक तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र जो है इस दिशा में होगा, ठीक है, अब इसके अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इस प्रकार से गति करेंगे, ठीक है। ये सभी क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं तो किस वेग से गति करते हैं, उसी वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इतनी बातें तो कल हम लोगों ने क्लियर करी थी। तो जब यहां तक चीजें बेटा क्लियर हैं तो आइए जो इसमें स्टेप लिखना है उसे लिख लिया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कोई यल लंबाई का चालक तार, कोई यल लंबाई का चालक तार PQ है। एल लंबाई का कोई चालक तार PQ है जिसके अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल, जिसके अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल ए कितना है, जिसके अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, ए है, ठीक है। जब चालक तार के सिरों के बीच क्या लगाया जाता है, विभवांतर लगाया जाता है। जब चालक तार PQ के सिरों के बीच बी विभवांतर लगाया जाता है, बी विभवांतर लगाया जाता है, तो चालक तार के सिरों के बीच क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, कितना, E। तो चालक तार के ठीक है, चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसका मान E बराबर V बटे L, समीकरण नंबर 8, ठीक है। क्यों, जब हम किसी भी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो विभवांतर लगाने से उस चालक तार के सिरों के बीच जो
वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है वो कितना होता है, E बराबर V/L। कितना, V क्या है, चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, ठीक है, और L क्या है, चालक तार की लंबाई। यानी विभवांतर में अगर हम लंबाई से भाग दे देंगे तो इस चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिल जाएगी। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई, आगे बात समझ में क्लियर है यहां तक। चलिए अब अगर यहां तक क्लियर है तो अब जरा आगे देखिए, अब आगे क्या काम होता है। चालक तार के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र इधर है तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग किससे, Vd से गति करते हैं, क्योंकि अनुगमन वेग को हम लोग Vd लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे लिखिए। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण चालक तार के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Bd से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। चलिए लिखिए इस चीज को। वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक है, चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। विपरीत दिशा में गति करते हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में अनुगमन वेग Bd से गति करते हैं। किस वेग से, अनुगमन वेग Vd से गति करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। देखिए क्या है कि अभी ये सेशन की शुरुआत है, इसलिए पूरा एक एक स्टेप बाकायदे जैसे प्रॉपर नोट्स आपको जैसे एग्जाम में लिखना है उसी तरीके से एक एक शब्द लिखते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि अगर अभी आप डिटेल में पढ़ोगे तो फिर आगे इन सभी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब रिवीजन कराएंगे तो बस क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस उतना बताते चलेंगे, आपका बिल्कुल सब कुछ रिवीजन यानी रिवाइज होता चलेगा। ठीक है, अभी आप प्रॉपर नोट्स की तरीके से एकदम अच्छे से, जिससे आप लोगों को नोट्स भी बनाने की टेंशन ना हो, सब कुछ आपको जो है यहीं पे ऐप पे मिल जाए। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए Bd से गति करते हैं। अब मान लीजिए यदि इस चालक तार से t समय में q कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं, तब यदि चालक तार से t समय में q कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं, तो चालक में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, तो चालक में बहने वाली धारा I बराबर क्या हो जाएगा बेटा, I बराबर आप जानते हैं क्या होता है, Q/T। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। यहां बना था समीकरण नंबर 1 और ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। क्लियर है यहां तक, बोलिए। ठीक है, अब देखिए इतनी तो बात हमें पता चल गई कि अगर किसी भी चालक तार से t समय में q कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं तो उस चालक में बहने वाली जो धारा I का मान होगा I बराबर Q/T। ये कहां से आता है, वैद्युत धारा की परिभाषा से। ठीक, चलिए अब देखिए, चूंकि हमें इतना पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है, Vd है। कितना है, Vd है। ठीक है, और ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना समय ले रही हैं, t समय ले रही हैं। तो t समय में
मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे समय होता है। चाल कितनी है? BD है। समय कितना लग रहा है? T लग रहा है। तो भैया क्या हो जाएगा? T समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई दूरी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी भाई? चाल और गुणे समय। यही तो होता दूरी का फार्मूला। दूरी बराबर होता चाल गुणे समय। चाल कितना है? VD और समय कितना है? T। ठीक है, तो ये चली गई दूरी हमें मिल गई। ठीक है, तो ये कितना हो गया? VD इंटू T। ये VD इंटू T। ठीक है, चलो यही रहने तो VD इंटू T। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब देखिए यहां तक बात समझ में आ गया कि इस चालक तार के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये T समय में कितनी दूरी तय करेंगे भाई? यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यही ना दूरी तय करेंगे। और ये दूरी है कितनी? चाल गुणे समय। हमने निकाल लिया दूरी बराबर चाल गुणे समय से। ठीक है, चलिए अब यहां तक क्लियर है सभी का? अब देखिए, यदि किसी भी क्षण, ठीक है, यदि किसी भी क्षण आवेश AB में मतलब जो आपका चालक तार है, यहां आपने जो चालक तार लिया है PQ, किसी भी क्षण कोई भी मूवमेंट हो इसमें प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तो इन पर आवेशों की जो मात्रा है वो समान होगी। ठीक है, चलिए आगे समझिए, ध्यान को देखिए। ये जो चालक तार हमने लिया है, मान लेते हैं इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? N है। यानी इसके अंदर कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है? N है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई? स्मॉल n मान लेते हैं। कितनी है? स्मॉल n। ठीक है, इस चालक तार के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? N इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब जब इस चालक तार के अंदर N इलेक्ट्रॉन हैं तो हमें क्या हो जाएगा भाई? माना चालक तार के अंदर मुक्त चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक है, कितनी है? n है। तब चालक तार के संपूर्ण आयतन में, ध्यान से समझिएगा, मुझे पता है कि यहां पे आप लोगों को डाउट हुआ। यहां पे देखिए, यहां तक बातें क्लियर है। अगर यहां तक बात क्लियर है तो इसको जो है ये हम मानते हैं कि कोई भी चालक तार है तो हम मान लेते हैं उस चालक तार के अंदर कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं? n है। जैसे मान लीजिए आप अगर कोई भी, ठीक है, जैसे मान लीजिए शादियों का सीजन चल रहा, बारात जानी है, ठीक है, बारात जानी है, तो मान लीजिए बाराती अगर आपके पास हो रहे हैं 100 या 150, मान लीजिए 150 बाराती हो रहे हैं, तो अगर आप कोई भी 4 व्हीलर बुक करते हो या कोई भी गाड़ी बुक करते हो, चलिए मान लीजिए बोलेरो या स्कॉर्पियो बुक करते हो, तो आप ये मान के चलते हो भाई, इतना मान के चलते हो ना कि इस बोलेरो में 5 आदमी आएंगे या 7 आदमी आएंगे, इतना मान के आप चलते हो कि एक बोलेरो में ड्राइवर को छोड़कर हमारे 7 आदमी एकदम अच्छी तरीके से बैठ जाएंगे। बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? तो यानी एक बोलेरो में कितना आपने मानक माना? 7। तो उस हिसाब से 7 का मानक माना, तो आप ये कैलकुलेट करते हो कि अब हमें 150 बाराती ले जाने के लिए कितनी गाड़ी चाहिए, तो 150 को 7 से आप लगा देते हो भाग। तो उसी तरीके से भैया हमने क्या किया है, ये जो हमारा चालक तार है हमने मान लिया है कि इस चालक तार के प्रति एकांक आयतन में, यानी 1 मीटर क्यूब आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन है। कितने? n मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तब इस पूरे संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? इसका आयतन और गुणे एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ये कैसे होगा? ये फार्मूला देखो, फिर वही चीज, जैसे मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए बारात में कितनी गाड़ी आई?
मान लीजिए बारात में आई 10 गाड़ी और ये 10 गाड़ी क्या है, सभी की सभी बोलेरो है, ठीक है, क्या है, बोलेरो। अब एक बोलेरो में कितने आदमी हैं, 7 है, तो पूरी कितनी बाराती हो गए, पूरे बारातियों की संख्या ड्राइवर छोड़ के, ड्राइवर को छोड़कर अगर देखोगे तो ड्राइवर को लेके एक बोलेरो में 8 हो गए, ठीक है, तो पूरे बारातियों की संख्या कितनी हो गई, कितनी बोलेरो आई है, 10, तो एक में कितनी संख्या है, 8, तो कितना हो गया, 80 बाराती, 80 बाराती है। तो उसी तरीके से यहां पे हमने क्या किया भाई, यहां पे वो चीज हमने निकालने के लिए, इसके अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन है इस बात का पता लगाने के लिए हमने माना कि इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, ठीक है, n है, तो इसके संपूर्ण, अब लिखिए, तो चालक तार के संपूर्ण आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कैपिटल N बराबर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणे चालक का आयतन, गुणे चालक का आयतन, ठीक है। अब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है, और चालक का आयतन क्या होगा, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई और गुणे ऊंचाई, ठीक है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है चालक का आयतन। यहां पे समझिएगा, जैसे मान लीजिए, यही समझा दे रहा हूं, जैसे मान लो अगर ये आपका कोई बेलन है, ये क्या है, ये आपका कोई, क्योंकि तार हमेशा कैसा होता है, बेलनाकार होता है, इसके इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, a, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, अगर इसकी लंबाई कितनी है, l है, तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई यानी a गुणे l, ये तो इसका आयतन होगा, आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब यहां पे हमने जो चालक तार माना है उसका क्षेत्रफल कितना माना गया है, a है, और इस चालक तार की लंबाई कितनी है, l है, लेकिन यही l किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा t समय में चली गई दूरी के बराबर है, ठीक है, ओके। तो क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई और वही l किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी कितनी थी, vd इंटू टी के बराबर थी, तो ये कितना हो गया, NaVd और इंटू टी, NaVd इंटू टी, ये हो गया, ठीक है। ये कुल इलेक्ट्रॉन हो गए, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। तो अब कुल इलेक्ट्रॉन जब हमें मिल गए तो कुल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा, ये चीज निकाल लेते हैं। कुल आवेश आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और गुणे E, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी आपका कितना है, कैपिटल N का मान NaVd इंटू टी और गुणे E, ठीक है, ये आ गया आपका कुल आवेश Q बराबर। इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 से Q का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, ये देखो समीकरण 2 आपने बनाया है ना, यहीं पे Q का मान रख दो, आपका आंसर आ गया। लिखो समीकरण 3 से Q का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना आ जाएगा, I बराबर Q अपान टी। अब इस Q की जगह क्या रखा गया, NeaVd, ठीक है, NeaVd, NeaVd और इंटू टी और डिवाइडेड बाई क्या है, नीचे टी। अब इस टी से ये टी कैंसिल हो गया, तो हमें मिला क्या, I बराबर NeaVd, यही धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है, ठीक है, यही भैया धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है, यही
धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है, यही धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है बेटा, यहां तक बात एकदम सभी का क्लियर हो गया। चलिए एक बार हम जल्दी से आपको क्या कर रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं, इसका रिवीजन करा दे रहे हैं। देखिए कैसे चीजें हो रही हैं। देखिए सिंपल सी बात है बेटा, हमने क्या किया, हमने ये माना कोई हमारा चालक तार PQ है जिसकी लंबाई L है। ठीक है, और जिसके अनुप्रस्थ काट के प्रच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, A है। और लगे हाथ यही ये भी मान लेते हैं कि इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। अब प्रति एकांक आयतन का मतलब ये हो गया, जैसे ये जो हमने चालक तार लिया है, मान लें अगर इस चालक तार का आयतन अगर मान लीजिए 10 मीटर क्यूब है। कितना है, 10 मीटर क्यूब है। ठीक, और हमने ये माना कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n। कितनी है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तो चालक तार के पूरे आयतन में प्रति एकांक का मतलब हो गया 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन है, तो 10 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, 10 गुणे n हो जाएंगे। तो वही चीज देखिए यहां पे सिंपल एकदम लिखा हुआ है कि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तो हमने क्या किया, चालक तार के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N बराबर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणे चालक तार का आयतन। अब जिस तरीके से यहां पे ये क्या था, किससे गुणा किया गया है, 10 से, और ये 10 है क्या, चालक तार का पूरा आयतन। तो वही चीज यहां पे किया गया ना बेटा, चालक तार का आयतन। अब आयतन बराबर हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब ये ऊंचाई हमने कैसे निकाली, यहां देखो, इस चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना समय ले रहे हैं, t समय ले रहे हैं। और किस वेग से जा रहे हैं, vd वेग से जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, यहां से लेकर यहां तक देखा जाए तो ये क्या है, चालक तार की लंबाई। और यहां से यहां तक चली गई अगर हम दूरी निकालेंगे तो वो लंबाई के बराबर होगी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल आपका क्या है भाई, चाल आपका है BD और समय है आपका T। तो हमें चालक तार की लंबाई मिल गई ना, लंबाई कितनी मिली, BD। और क्षेत्रफल कितना, वो आपने पहले ही मान रखा A। ठीक है, तो वो चीज यहां हमने रख लिया, या क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब ये सॉल्व हो गया। ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। ये क्या हो गया भाई, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। ठीक है, कुल इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना आवेश हो जाएगा, Q बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q बराबर n गुणे E, यानी इसमें हम E से गुणा कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवेश में, कुल आवेश में। तो ये कुल आवेश हमने निकाल लिया। अब जब ये कुल आवेश हमारा निकल गया तो हमने क्या किया, जो धारा का मान निकाला था I बराबर Q अपान T, ये समीकरण नंबर 2 था, इसी में Q का मान उठा के रख दिया। तो जब रख दिया तो हमें क्या मिल गया, हमारा जो संबंध हमको निकालना था वो मिल गया। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, यहां तक बात सभी के एकदम जबरदस्त क्लियर है, सभी का एकदम क्लियर हो गया। चलिए, अगर यहां तक बात क्लियर हो गई है तो लगे हाथ यही आपसे हम क्या बोल दें भैया, धारा घनत्व कितना हो जाएगा। यहीं पे एक और धारा घनत्व कल पढ़ाया था ना, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है। अब धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I अपान में A। अब I का यहां मान रख दो, I बराबर है क्या, NE A VD और अपान A। इस A से ये कैंसिल हो गया, तो J बराबर क्या मिला हमें, NEBD। अब ये जो आया है ये क्या हमारा, ये धारा तथा अनुगमन वेग, सॉरी धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है, ये धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है, ये धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है। दोनों बातें क्लियर हैं। अब अगर दोनों बातें क्लियर हैं तो आइए देखिए इस पर न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछता है, एक न्यूमेरिकल मस्त सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन लिखिए,
क्वेश्चन कह रहा है कि एक तांबे के तार से, ठीक है, एक तांबे के तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक, और कह रहा है तार के अनुप्रस्थ काट के प्रच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इतनी बात लिखते हैं पहले। एक तांबे के तार से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और तार के अनुप्रस्थ काट के प्रच्छेद का क्षेत्रफल और तार के अनुप्रस्थ काट के प्रच्छेद का क्षेत्रफल जीरो 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? तो तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें एक और चीज दिया है। अब ये कह रहा है कि यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई? 8 गुणे 10 की घात 22 है। 8 गुणे 10 की घात 22 है, ठीक, 8 गुणे 10 की घात 22 है। अब देखिए, ये आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को जो फार्मूला अभी हमने बताया, इसी फार्मूले के आधार पर निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहला काम तो हमें यह करना पड़ेगा ना बेटा कि इसमें क्या चीज दिया है ये पता लगाना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या चीज दिया। कह रहा है कि एक तांबे के तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी हमें धारा का मान दे दिया है। I बराबर दिया हुआ 1 एम्पियर, तो इसको नोट कर लेते हैं। चलिए, ये नोट हो गया। फिर आगे कह रहा है और तार के अनुप्रस्थ काट के प्रच्छेद का क्षेत्रफल, यानी A का मान दिया है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये एम्पियर एसआई मात्रक है, ये सीजीएस है, तो इसको भी सेम करना होगा एसआई में। तो यानी इसको हमें क्या करना है? 0.01 गुणे 10 की घात -4। अब ये मीटर में बदल गया, मीटर स्क्वायर। देखिए कैसे क्या होता है। आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10 की घात -2 मीटर होता है। यानी 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होता है। अब यहां सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर है, यानी यहां स्क्वायर है। तो जब यहां पे स्क्वायर करोगे तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर भी स्क्वायर होगा। तो ये 10 की घात -2 का वर्ग करोगे 4 हो जाएगा। ये अब ये मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। आगे बात समझ में? तो यहां पे क्या था? स्क्वायर था, तो इसलिए 10 की घात -4 से गुणा करना पड़ा। क्लियर? चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए, यानी हमें बीडी का मान ज्ञात करना है। और एक चीज दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब। फिर ये सेंटीमीटर क्यूब है, हमें इसे मीटर क्यूब बनाना होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो दी हुई है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8 गुणे 10 की घात 22। यही चीज है ना, यही दिया है। और क्वेश्चन हमें क्या कहता है? हमें क्वेश्चन में प्रति एकांक आयतन निकालना है भाई। अब ये प्रति एकांक आयतन का मतलब है ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसे मीटर क्यूब में बदलना होगा। क्या करना होगा भाई? इसे मीटर क्यूब में बदलना होगा। ठीक है, तो कैसे बदला जाएगा? बोलिए कैसे बदला जाएगा? चलिए देखिए, अब देखो भाई, सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे बदला जाए ये सवाल है। ठीक, देखिए जैसे सोचो, अगर 1 सेंटीमीटर, आप ऐसे समझिए 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। 1 मीटर, ठीक है, ओके। अब देखिए, अगर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1/100 मीटर, यानी कि 10 की घात -2 मीटर। 10 की घात -2 मीटर। अब देखो, अगर 1 सेंटीमीटर में मान लीजिए 2 लोग बैठते हैं, मान लीजिए, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं तो 1 मीटर में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई? 1 मीटर में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? बोलो, 1 मीटर में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? या तो 1 मीटर में कितना होता है? 100, तो 100 और गुणे 2 यानी कि 200। कितना आएगा? 200, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम उल्टे में समझें तो कुछ इस तरीके से समझेंगे। देखिए, जैसे अगर हम आपसे बोलें कि 1 मीटर बराबर आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसमें मान लीजिए अगर 200, कितने? 200 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 200 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 सेंटीमीटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1/200, सॉरी, कितने होंगे यार? 200 और बटे सेंटीमीटर है ना। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? यानी 1/100 मीटर। अब इतना हो जाएगा, ठीक। तो उसी तरीके से यहां पे हम निकालेंगे, हमें ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर में निकालना है। क्या दिया भाई? सेंटीमीटर दिया है, मीटर में निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो लिखिए, 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा भाई? 8 गुणे 10 की घात 22। 8 गुणे 10 की घात 22। और नीचे अब ये क्या था? देखिए यार, सेंटीमीटर था, यानी मीटर 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 3 बार था। तो अब इसे जो है 10 की घात -2 गुणे 10 की घात -2 गुणे 10 की घात -2, इससे भाग करना होगा। अब ये 10 की घात -2 -2 कितना हो गया? 10 की घात -6 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 8 गुणे 10 की घात 22 और गुणे 10 की घात -6। अब ये -6 ऊपर जाएगा, +6 बन जाएगा। तो n बराबर कितना हो गया? 8 गुणे 10 की घात 22 और गुणे 10 की घात 6। कितना हो गया? 8 गुणे 10 की घात 28। आगे बात समझ में? ठीक है। अब ऐसे ही अपना सिंपल सा कॉमन सा दिमाग लगाइए बेटा कि अगर 1 सेंटीमीटर में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर में सिंपल सी बात है उससे ज्यादा होगा। तो ज्यादा के लिए हमें क्या करना होता भाई? ज्यादा के लिए, कोई भी चीज ज्यादा है तो ज्यादा के लिए हमें क्या करना होगा? सिंपल सी बात है, गुणा करना होगा। क्या करना होगा? गुणा करना होगा। ठीक है, आगे बात समझ में आ गई? तो वही सिंपल सी चीज है, यहां पे जो पावर है वो सीधे सीधे दिखे क्या हो गए? गुणे 10 की घात 6 आ गया। चलिए आगे देखिए। अब फार्मूला लगा लो भाई, यहां से I बराबर NEA/VD, यही होता है। तो ये इंप्लाइज करेगा VD बराबर NEA से इधर गुणा, इधर आएगा भाग, हो जाएगा I/NEA। अब I का मान आपको दिया है 1 एम्पियर, N का मान यहां आपने निकाल लिया 8 गुणे 10 की घात 28
गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 और इसके साथ साथ ए का मान 0.01 गुणे 10 की घात -4। ठीक है, यही है। अब इसी को सॉल्व कर लो, आइए सॉल्व किया जाए। VD बराबर 1/8 गुणे 10 की घात 28 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे 0.01 गुणे 10 की घात -4। ठीक है, चलिए 1/, सबसे पहले जो 10 की पावर है उनको जरा देख लीजिए। -19 -4 कितने हो गए? माइनस के 23 हो गए और -23 और +28 कितना बच गया? प्लस का 8, तो यानी 8 गुणे 10 की घात 5 बचा और यहां बचा 1.6 और यहां बचा 0.01। ठीक है, अब इस दशमलव को 1 2 अंक हम क्या करें? आगे से पीछे कर दें। ये हो गया 1/8 गुणे 10 की घात 5 गुणे 1.6 और गुणे 1 गुणे 10 की घात -2, यानी 0.01 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घात -2। अब फिर यहां 10 की घात -2 है तो यहां क्या हो जाएगा? पावर 1/8 गुणे 10 की घात 3 और गुणे 1.6। अब 16 अट्ठे कितना होता है? 16 अट्ठे भैया कितना होता है बताइए? 8 छक 48 के 8। ठीक है, 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 के 8 4 12, 16 अट्ठे होता है आपका 128। ठीक है, गुणा कर लो तो ये आ गया आपका VD बराबर 1/16 अट्ठे हो गया 128। अब एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे हमने दशमलव लगा लिया और गुणे 10 की घात कितना बचा? 3, गुणे 10 की घात 3। ठीक है, अब देखो इसे लिख सकते हैं 1/दशमलव को एक अंक और यहां कर दो 1.2 8 और गुणे 10 की घात, अब ये कर दिया हमने 4। अब ये 10 की घात नीचे 4 है, ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा 1.28 और गुणे 10 की घात कितना आ गया? -4। अब एक में 1.28 से भाग करना है, एक में 1.28 से भाग करना है तो 2 8 से जब भाग करोगे तो 12 अट्ठे होता है 96, ये लगभग 0.8। ठीक है, 12 अट्ठे 96 हो गया और फिर बचेगा 2 तो 12 एक बार जाएगा इतना गुणे 10 की घात -4 मीटर पर सेकेंड। यही बेटा आपका आंसर हुआ। ठीक है, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। अरे नहीं, लगभग 7 बार जाएगा क्योंकि इधर 8 है ना, 0.7। ठीक है, समथिंग जाएगा 0.7 समथिंग, क्योंकि यहां पे 8 है। देखिए कैसे भाग दिया गया वो भी समझा दे रहे हैं। एक में भाग करना है 1.28 से। सबसे पहले दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद यहां कितना? 2 अंक है। ठीक है, तो ये हो गया अब 128। जब दशमलव हटाओगे तो 128 हो जाएगा। अब जितने अंक दशमलव आपने हटाया यहां उतना 0 बढ़ा दो। चलो ये 2 अंक पे दशमलव था, 2 0 हमने बढ़ा दिया, दशमलव हट गया अपने आप। अब जाएगा नहीं तो दशमलव लगा लिया। अब ये हो गया 1000। कितनी बार जाएगा? लगभग 7 बार जाएगा। 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19। ठीक है, और 7 1 के 7 1 8, कितना आया? 10 में से 6 गया 4 और यहां हो गया 0 और यहां हो गया 1, 104। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि भैया 8 बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर दशमलव लगा 0 अपने आप आ जाएगा। आप कितनी बार जाएगा? 12 12 24 12 3 36 12 4 लगभग अभी भी 7 बार जाएगा ना यार। 7 क्या 8 बार चला जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 8 64 के 4 6, 8 दूनी 16 6 22 2, 8 1 के 8 8 2 10, गुड 6 और ये 1 16 बचा। ठीक है, तो यानी कितना गया? 0.78। तो यहां कितना आएगा? 0.78। ठीक है, 0.78 गुणे 10 की घात -4। ठीक, इतना मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया। आगे बात समझ में बेटा सभी को
क्लियर है? कैसे न्यूमेरिकल निकाला गया? देखिए कुछ नहीं किया गया, बस सिंपल सा जो फार्मूला था उसी फार्मूले में हमने रखा और हमारा आंसर निकल गया। बस सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है उसे चेक कर लेना है कि वो मीटर क्यूब में है या नहीं है। अगर मीटर क्यूब में है तब डायरेक्ट आप n का मान इस्तेमाल कर लेना, अगर मीटर क्यूब में नहीं होगा तो उसे पहले मीटर क्यूब में बना लेना। ठीक है? ओके, समझ में आ गया? चलिए, अब अगर यहां तक बात बेटा आप सभी को समझ में आ गई तो अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो और इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए, और वो हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? ओम का नियम। क्या है? ओम का नियम। ठीक है, ये तो आप सभी के एग्जाम के लिए बेटा बहुत मस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को हम लोग जो है कल देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा, यानी जो धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध हमने आपको बताया ये पूरा एकदम अच्छे से आप सभी का क्लियर हुआ। और अगर यहां तक बात सभी के समझ में आगे क्लियर हो गया है तो अब धारा तथा अनुगमन वेग में आपके बुक में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उन सभी न्यूमेरिकल को आप लोग आराम से सॉल्व करिएगा। जहां भी दिक्कत होगी या जो भी कंफ्यूजन होगा वो चीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, उसको हम बता देंगे। ठीक है बेटा? क्लियर है? चलिए, तो मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।